हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ प्ले द डोल्स हाउस के स्टोरी लाइन को। ये प्ले बीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के कोर्स में है और डिटेल्ड में है, यानी कि इसमें से एक्सप्लेनेशंस भी आएंगी। अभी आप लोगों को बता दूं कि इसे लिखा है हेनरिक इब्सन ने, जो कि नॉर्वे के काफी फेमस जाने माने नॉवलिस्ट और प्ले राइट रहे हैं। प्रॉब्लम प्ले राइटर के तौर पर उनकी काफी फेम है। और नॉर्वे की जो डेनिश लैंग्वेज है, लिटरेरी लैंग्वेज, उसमें वो जनरली लिखा करते थे और हमारा जो ड्रामा है द डोल्स हाउस, वो भी इसी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसी लिटरेरी लैंग्वेज में। 1879 में ड्रामा को पहली बार प्रस्तुत किया गया, लिखा गया, और दिसंबर 21 1879 में रॉयल थिएटर कोपेनहेगन में इसको प्रीमियर किया गया था इसका। तो ये सारी की सारी चीजें भी ध्यान रखिएगा। इस ड्रामा में स्टोरी बताई गई है, वो एक लेडी लोरा किलर, जो कि उनकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, राइटर थी, उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। इस स्टोरी के अंदर जो फिक्टिटियस कैरेक्टर है हमारे पास, वो है नोरा हेल्मर का। उसकी लाइफ को बताया गया है और किस तरीके से वो अपने पति की जान बचाने के लिए एक लोन लेती है सीक्रेटली। ये कहानी उस समय के परिप्रेक्ष्य में है, जबकि महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं हुआ करते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर और देयर हस्बैंड फॉर टेकिंग एनी डिसीजन। रिटरी डिसीजन लेने के लिए वो जनरली अपने पति पर या पिता पर डिपेंड होती थी, वो सेल्फ को डिसीजन नहीं ले सकती थी। ऐसे समय में नोरा हेल्मर ने अपने पति की जान बचाने के लिए चुपचाप एक लोन लिया था, और इस लोन को उसने लगभग पूरा भी कर दिया था। जिस समय में उसके लाइफ में ऐसे कई अप डाउन हुए, जिनसे उसे उसके पति की वास्तविकता, अपने घरेलू जीवन की वास्तविकता और कई फैक्ट्स ऐसे समझ में आए, जो कि उसे एक मैच्योर वुमन के तौर पर भी खड़ा करते हैं, और साथ ही साथ में हमें ये बताते हैं कि कैसे एक लविंग और डिवोटेड वाइफ, तो जब वो ये समझ जाती है कि वो जिन चीजों को अपना मान रही थी वो उसकी अपनी है नहीं, तो वो किस तरीके से विद्रोह करती है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वुमन इन आवर सोसाइटी। तो कुछ इसी तरीके के सीन्स को क्रिएट किया गया है हमारे इस प्ले के अंदर। नोरा हेल्मर की कहानी, जो कि डोल है हमारे इस टाइटल की। नोरा हेल्मर की कहानी को 3 एक्ट में बांटा गया है। एक्ट 1 के अंदर हमें बताया गया है स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का कि नोरा बाजार से लौटी है और उसने काफी सारी खरीदारी की है अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लाई है, हस्बैंड के लिए लाई है, और खुद के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं खरीदती, क्योंकि वो ये मानती है शी इज वेरी प्रिटी, एंड उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि वो हल्का फुल्का या सस्ता सुस्ता सा भी कुछ सामान लेगी तो उस पर जमेगा, अच्छा लगेगा, तो वो ज्यादा खुद पर खर्च नहीं करती है। तो वो जो भी पैसा कट करके बचाती है वो खुद पर किए गए खर्चे में से ही बचाती है। ये चीज हमें स्पेशली डिनोट करके बताई गई है। साथ ही साथ में मैक्रून नामक मिठाई बताई गई है, जिसका उसे बड़ा शौक है। ये मैक्रून भी सिंबॉलिक है कि वो चोरी छुपे खाती है अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है, क्योंकि मैक्रून्स मीठे होते हैं, वो दांतों को खराब कर देंगे तो नोरा की खूबसूरती कम हो जाएगी, ऐसा उसके पति टॉरवोल्ड हेल्मर का मानना है। तो वो चुपचाप खाती है। इसके अलावा नोरा फन लविंग और हम कह सकते हैं केयर फ्री सी लेडी बताई गई है, जो कि मस्त है, खुश रहती है हर तरह से। और घर में टॉरवोल्ड का और उसका जो रिलेशन बताया गया है, वो भी काफी लवी डवी सा रिलेशन बताया गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं एक, और टॉरवोल्ड अपने स्ट्रिक्ट विचार भी बीच बीच में, बातों के बीच में उसके सामने रख देता है कि उसे लोन लेना पसंद नहीं है, वो बिल्कुल खिलाफ है लोन के लिए, क्योंकि जिन घरों में लोन लिया जाता है उन घरों की नींव कमजोर हो जाती है। कुछ इस तरीके की बातें दोनों पति पत्नी के बीच में बताई गई है। इसी बीच में मिसेस लिंडेन और डॉक्टर रैंक नामक 2 कैरेक्टर और हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। मिसेस लिंडेन नोरा की बचपन की मित्र है, और ये यहाँ पर आई है क्योंकि उसे पता चला है कि टॉरवोल्ड हेल्मर, जो कि नोरा का हस्बैंड है, उसका प्रमोशन हो गया। वो जिस बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक, बैंक का नाम ध्यान रखिएगा 1 नंबर के लिए, जॉइंट स्टॉक बैंक का मैनेजर बनने वाला है, जहां पर कि पहले वो कर्मचारी के तौर पर था। तो मिसेस हेल्मर से लिंडेन को उम्मीद है कि वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करके मिसेस लिंडेन को एक अच्छी जॉब इस बैंक में दिलवा देगी। मिसेस लिंडेन का भी एक पास्ट बताया, या आज से काफी समय पहले उन्होंने अपनी बीमार माँ और 2 भाइयों की केयर के लिए एक काफी अमीर आदमी से शादी कर ली थी, जो कि अब मर चुका है,
और क्योंकि पति मरने के बाद जो उनका बिजनेस था वो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन बनी कि उसके पति का सारा बिजनेस तहस-नहस हो गया और प्रॉपर्टी के रूप में मिसेस लिंडेन के पास कुछ भी नहीं है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। तो वो एक तरह से पूरी तरह से अकेली और टूटी हुई अवस्था में है। मिसेस लिंडेन इस स्थिति में ये चाहती है कि वो अपना टाइम पास करने के लिए उन्हें कोई जॉब मिल जाए जो कि उनकी आजीविका और उनके मन दोनों को संभालने के लिए उनकी हेल्प कर सके। ये कहानी मिसेस लिंडेन की है जो कि यहाँ पर नोरा के पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आई है। बातों बातों में जब मिसेस लिंडेन कहती है, उसे ताना मारती है या फिर हम कहें कि तुम क्या जानो तकलीफें या सफरिंग्स क्या होती है या परिस्थितियां क्या होती है। इस पर नोरा मिसेस लिंडेन को बताती है कि उसका पति टोरवोल्ड भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था उनकी शादी के कुछ समय बाद ही, जबकि उनका पहला बच्चा जन्म हुआ था उस समय। और क्योंकि टोरवोल्ड लोन के खिलाफ है तो इसलिए उसे लोन लेना पड़ा था और वो भी चुपचाप, और इस लोन को उसे वो आज तक चुका रही है और किस्तें अब कंप्लीट होने वाली है। कुछ इस तरीके से मिसेस लिंडेन को नोरा जानकारी देती है इस एक्ट के अंदर। हालांकि उसने लोन कैसे जुटाया, किस प्रकार से किया, किसकी मदद ली, किसकी नहीं ली, ये सब कुछ वो क्लियर नहीं करती है, सस्पेंस में रखती है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक मिसेज एंड मिस्टर टॉरवोल्ड हेल्मर के फैमिली फ्रेंड है और लगभग हर दिन मिलने के लिए आते हैं और कुछ समय इस फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। रैंक का भी एक पास्ट है कि उनके पिता बहुत ज्यादा गलत रास्तों वाले या गलत शौक मनोरंजन वाले व्यक्ति थे। थी उन्हें स्पाइनल कंजम्पशन की बीमारी भी थी। वो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने हेरिडिटी अपने पिता से प्राप्त कर ली, वो कंजम्पशन की बीमारी, और इसी बीमारी से वो ग्रसित हैं। तो काफी सैड भी रहते हैं, परंतु उसे इस परिवार में आकर के काफी अच्छा लगता है। ही टॉक्स टू नोरा, ही टॉक्स टू टॉरवोल्ड हेल्मर। हालांकि डॉक्टर रैंक मन ही मन नोरा को पसंद करते हैं, ये बात भी हमें आगे एक्ट 2 के अंदर दिखाई जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और रैंक के बारे में ये बताया जाता है कि वो डेली आता है और रैंक से वो कई बातें करती है, और यहीं पर जब वो रैंक से मिसेस लिंडेन को मिलवाती है तो रैंक पहचान जाता है कि हाँ हाँ, ये तो वही तुम्हारी फैमिली बचपन की दोस्त है ना जिसके बारे में तुम बात करती हो। वहीं इसके पहले जब नोरा ने टॉरवोल्ड से मिसेस लिंडेन को मिलवाया था तो मिसेस लिंडेन ये नोटिस करती है कि टॉरवोल्ड हेल्मर को बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि कौन है मिसेस लिंडेन। हालांकि नोरा फिर इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो ये चीज मिसेस लिंडेन को काफी अटपटी लगती है कि एक फैमिली फ्रेंड को पता है कि मिसेस लिंडेन कौन है बट हस्बैंड को नहीं पता है। इसके बाद हमें एक और कैरेक्टर बताया गया, यानी कि एक्ट 1 में एक तरह से हमें सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। ये एक और कैरेक्टर जो है वो है क्रोक्स्टेड। क्रोक्स्टेड उसी बैंक में वर्क करता है जहां पर कि टॉरवोल्ड काम करता है, और वो बैंक के कुछ काम से यहाँ पर टॉरवोल्ड के पास मिलने के लिए आया है। और जब वो टॉरवोल्ड के पास आता है तो मिसेज लिंडेन तो अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है, मुंह फेर करके बैठ जाती है, और वहीं नोरा थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और उससे पूछती है कि वो क्यों आया है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे आपसे काम नहीं है, मैं मिस्टर टॉरवोल्ड हेल्मर से मिलने आया हूँ। और वो टॉरवोल्ड से मिलकर के चला जाता है। जब सब लोग चले जाते हैं नोरा अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है, और नोरा जब बच्चों के साथ खेल रही है इसी समय घर की घंटी बजती है, और घंटी बजते ही जब नोरा खोलती है दरवाजे को तो दरवाजे पर क्रोक्स्टेड खड़ा है। अब क्रोक्स्टेड क्यों खड़ा हुआ है? क्रोक्स्टेड की भी एक कहानी है कि क्रोक्स्टेड टॉरवोल्ड के ही बैंक में काम करता है, और जब टॉरवोल्ड ने मिसेस लिंडेन को जॉब का प्रॉमिस किया है तो टॉरवोल्ड वास्तव में ये चाहता है कि क्रोक्स्टेड को जॉब से हटा दिया जाए और उसकी जगह पर मिसेस लिंडेन को जॉब पर लगा दिया जाए। ये बात क्रोक्स्टेड को जब पता चल चुकी है तो वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो ये चाहता है कि क्रोक्स्टेड के फेवर में नोरा बात करे टॉरवोल्ड हेल्मर से। जब नोरा मना करती है कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकती, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो क्रोक्स्टेड एक ब्लैकमेलर वाला कंट्रोल एक तरह से नोरा पर बनाता है। वो कैसे? नोरा ने पास्ट में एक लोन लिया अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। अब ये जो लोन उसने लिया वो लोन उसने कैसे लिया, जबकि उसके पास अधिकार नहीं है क्योंकि वो एक स्त्री है, तो उसे एक पुरुष सदस्य की कॉन्सेंट चाहिए थी, तो टॉरवोल्ड की कॉन्सेंट तो उसे मिलती नहीं। इसलिए उसने अपने फादर की कॉन्सेंट शो की कि मेरे फादर का कॉन्सेंट है। और कॉन्सेंट कैसे शो किया उसने कि जो वो आईओयू लेटर होता है कि मैं आपकी कर्जदार हूँ, इस लेटर पर उसने साइन करवाए अपने पिता के। पर वास्तव में नोरा ने अपने पिता के भी साइन नहीं करवाए थे क्योंकि उस समय में उसके पिता काफी बीमार थे, तो नोरा ने जाली दस्तखत किए थे।
हालांकि क्रोक्सटेड ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो समझ रहा था नोरा की मजबूरी। परंतु अब जबकि नोरा की मजबूरी के साथ साथ उसे उसका भविष्य खतरे में दिखता है, तो वो नोरा को साफ तौर पर कहता है कि आपने जो सिग्नेचर किए थे वो जाली थे। जब नोरा कहती है हाउ कैन यू प्रूव दिस, तो वो नोरा को बताता है कि आपके पिता की मृत्यु हुई थी 29 सितंबर को, 29 सितंबर को, जबकि आपने जो साइन है उस पर जो डेट डाल रखी है वो है 2 अक्टूबर, यानी कि 3-4 दिन बाद की डेट डाल रखी है। इससे ये क्लियर होता है कि नोरा ने वास्तव में अपने पिता के या तो साइन जाली किए थे या फिर डेट डलवाना भूल गई थी तो डेट बाद में डाली। परंतु वास्तव में नोरा ने साइन भी किए थे और डेट भी गलत डाल दी थी। और साइन क्यों उसने किए थे, जालसाजी उसने क्यों की थी, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू बोदर हर फादर हु वाज ऑन हिज डेथ बेड। पिता मृत्युशैया पर थे तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी जिससे उसके पिता परेशान हो, इसलिए उसने जाली दस्तखत भी कर दिए थे। नोरा अपनी सिचुएशन क्रोक्सटेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, तो क्रोक्सटेड कहता है कि देखिए मिसेस हेल्मर, जैसे आपका परिवार और बच्चे हैं वैसे ही मेरा भी परिवार और बच्चे हैं, और मैं उन्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। पर जो मैं अच्छी लाइफ देने का तरीका अपना रहा हूँ ना, कि अच्छी से जॉब कर रहा हूँ, एक ईमानदारी से चल रहा हूँ, उसके रास्ते में रोड़ा आपका पति बन रहा है। और अगर आपका पति मुझे अपनी स्थिति से जो प्रेजेंट मेरी है उससे गिराता है तो निश्चित रूप से मैं आपको पकड़ करके गिरूंगा, यानी कि आप मेरे साथ गड्ढे में आकर के गिरेंगी। इस तरीके से वो नोरा को डरा करके चला जाता है या ब्लैकमेल करके चला जाता है कि अब ये नोरा के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने हस्बैंड टोरवोल्ड हेल्मर को तैयार करेगी क्रोक्सटेड के फेवर में। यहाँ पर एक्ट 2 शुरू होता है, एक्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। एक्ट 2 की शुरुआत में वापस से यही बताया गया है कि नोरा घर में थोड़ी सी बेचैन घूम रही है, उसके दिमाग में अभी भी क्रोक्सटेड की बातें हैं। और इसी दौरान नौकरानी जो एन्ना नर्स है बच्चों की, वो आती है और एक कैप्री ड्रेस ला करके देती है कि मैंने स्टोर रूम से आपकी ये कैप्री ड्रेस ले ली है, ढूंढ ली है। एक्चुअल में ये कैप्री ड्रेस जो है नोरा उस दिन पहनने वाली है जबकि क्रिसमस ईव है। क्रिसमस ईव के दिन किसी फ्रेंड के यहाँ पर बॉल पार्टी है जहाँ पर कि नोरा टेरेंटेला डांस करेगी और साथ ही साथ में कैप्री ड्रेस में करेगी। ऐसी विश टॉरवोल्ड की है और नोरा उसी की तैयारी में लगी हुई है। नोरा ड्रेस को देखती है तो थोड़ी अच्छी हालत में नहीं है, हालांकि इसी वक्त मिसेस लिंडेन आ जाती है और मिसेस लिंडेन नोरा से कहती है कि आराम से हम इसे सही कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। पर उसे नोरा के हाव भाव देख करके शक हो जाता है कि शायद नोरा किसी टेंशन में है और इसीलिए वो नोरा से बात करना शुरू करती है कि तुम क्या कहना चाहती हो, तुम किसी परेशानी में हो क्या। इसी बीच टॉरवोल्ड आ जाता है तो मिसेस लिंडेन को वो पीछे के कमरे में बिठा देती है कि ये सिलाई का वर्क लेकर के तुम पीछे बैठ जाओ, क्योंकि टॉरवोल्ड को ये सिलाई वगैरह के काम पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम इसे लेकर के पीछे बैठ जाओ। और जब वो टॉरवोल्ड से रिक्वेस्ट करती है तो होता यह है कि टॉरवोल्ड उससे चिढ़ जाता है। टॉरवोल्ड उसे कहता है कि ये मेरे बचपन की उन दोस्तियों में से एक है क्रोक्सटेड, जो कि मैंने नादानी में कर ली थी, और ये व्यक्ति मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में जब मैं बैंक में होता हूँ तो मेरे क्रिश्चियन नेम से बचपन के नाम से बुलाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब टॉरवोल्ड से नोरा कहती है कि इस बात के आधार पर, उसका काम तो अच्छा है ना, तो इस बात के आधार पर ये तो बड़ा छोटा सा कारण है, तो टॉरवोल्ड नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर मेरे तौर तरीके तुम्हें छोटे लगते हैं तो मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस पर नोरा उसे फिर समझाने की कोशिश करती है कि मुझे इस आदमी से डर लगता है क्योंकि ये अखबारों में लिखता है और ये कहीं हमारे खिलाफ कुछ गलत ना कर दे, तो इसलिए वो उसे कह रही है। इस पर टॉरवोल्ड कहता है कि तुम अपने ये डर निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति है कि अगर कोई मुसीबत आती है तो मैं सामना करूंगा उसका और तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, और हम दोनों, अगर मैं अकेला सामना नहीं कर पाया तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के तौर पर उस मुसीबत का सामना करेंगे। हालांकि बाद में ऐसा कुछ होगा नहीं। और नोरा को डर ये है कि अगर भविष्य में ये राज खुलता है तो शायद टॉरवोल्ड सब कुछ अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि टॉरवोल्ड उसे बहुत प्यार करता है और वो उसको इस तरीके से अपमान या अपयश की स्थिति में नहीं आने देगा। तो वो इस स्थिति से डरती है कि इससे टॉरवोल्ड का नाम खराब होगा, और इसलिए उसने सोच लिया है, आगे हमें बताया जाएगा कि उसने सोच लिया है कि वो आत्महत्या कर लेगी और टॉरवोल्ड के ऊपर कोई ब्लेम नहीं आने देगी। टॉरवोल्ड अपनी स्टडी में चला जाता है नोरा को समझा करके, और इसी बीच में डॉक्टर रैंक आ जाते हैं। नोरा सोचती है कि चलो डॉक्टर रैंक से मदद मांग ली जाए और वो बाकी का पैसा दे देंगे, तो एक बार पे किया मैंने सारा का सारा कर्जा, और परिणाम ये होगा कि क्रोक्सटेड का और मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, आईओयू मुझे वापस मिल जाएगा।
वो डॉक्टर रैंक से बात करने लगती है, पर इसके पहले ही डॉक्टर रैंक नोरा के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं और साथ ही साथ में इसके पहले डॉक्टर रैंक ने नोरा को ये भी बताया है कि मैं कुछ फाइनल टेस्ट करने वाला हूँ और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी कंजम्पशन की जो बीमारी है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। और अगर ये क्लियर हो गया कि मैं मौत के करीब हूँ तो फिर मैं तुम्हारे यहाँ आना बंद कर दूंगा। और उस दिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे लेटर बॉक्स में एक ब्लैक क्रॉस डाल करके अपना विजिटिंग कार्ड डाल जाऊंगा, तो तुम समझ जाना कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा। डॉक्टर रैंक क्योंकि नोरा के आगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं तो नोरा को बहुत दुख होता है और वो कहती है कि डॉक्टर रैंक तुम ऐसा नहीं कहते तो ज्यादा अच्छा था। यानी कि नोरा समझती थी मनी मन कि डॉक्टर रैंक उसे पसंद करते हैं, पर नोरा डॉक्टर रैंक को एक बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन देती है। कहीं ना कहीं एक तरह से वो अपने मन को समझाने वाली बात कह सकते हैं हम, कि नोरा कहती है कि मैं अपने पापा के घर में जब थी ना तो वहां पर मैं वो चीजें करती थी जो पापा को पसंद थी, क्योंकि पापा को कई चीजें पसंद नहीं आती थी तो जो वो कहते थे मैं वही चीज पसंद करने लग जाती और उनकी इच्छा के अनुसार चलती। पर जब मुझे कुछ फन चाहिए होता तो मैं चुपचाप पिता के पास से खिसक करके कहाँ चली जाती थी, नौकरों के कमरे में। और वहां नौकरों की बातें बड़ी रसीली हुआ करती थी, या हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बातें होती थी, क्योंकि वो इधर उधर की बातें किया करते थे, तो उन बातों को सुनती थी। ठीक वही रोल टॉरवोल्ड का जब शादी करके आई तो फादर वाला रोल किसका हो गया, टॉरवोल्ड का। टॉरवोल्ड के अनुसार वो चलती है और टॉरवोल्ड की खुशी के अनुसार ही वो बिहेव करती है। तो एक तरह से टॉरवोल्ड जो चाहता है वो उसे पसंद है और जो टॉरवोल्ड नहीं चाहता वो पसंद नहीं करती, या वो उसने अपना लिया है उन चीजों को। और जब उसे अपने मन की बातें करनी होती है, क्योंकि टॉरवोल्ड कई चीजें उसे स्ट्रिक्टली बोल चुका है कि उसे ये चीज नहीं चाहिए वो चीज नहीं चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उससे बात ही नहीं करती है। पर रैंक के साथ जब वो होती है तो वो फ्री होकर के बातें करती है, हर तरह की बातें करती है, अपने फ्रेंड्स की, अपने बचपन की, सब तरीके की वो बातें उससे करती है। तो एक तरह से रैंक हंसते हुए से बोलता है कि अच्छा तो वो नौकरों वाला रोल तुमने मुझे दे दिया है अपनी लाइफ में। इस तरीके से रैंक को बोलती है। पर जब रैंक से उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या मदद चाहिए थी, क्या कहना चाह रही थी, तो नोरा साफ मना कर देती है कि नहीं, अब मैं तुमसे कोई मदद नहीं लूंगी, क्योंकि हमारा जो प्यारा सा रिलेशन था वो तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके खराब कर दिया है, मुझे अब तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर रैंक काफी फोर्स करता है पर नोरा उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो मिसेस लिंडेन से बातें करती है, रैंक स्टडी रूम में चला जाता है और मिसेस लिंडेन से जब वो बात करती है तो मिसेस लिंडेन को वो पूरी बात बताती है कि किस तरीके से उसने क्रोक्सटेड से लोन लिया था टॉरवोल्ड को बचाने के लिए, और बाद में किस तरीके से वो इस लोन को चुका भी रही थी धीरे धीरे, कुछ कॉपिंग वर्क करके, एम्ब्रॉयडरी वगैरह इस तरीके से, निटिंग वगैरह के काम करके। हालांकि लोन चुकाते चुकाते सिचुएशन अब एंड की आ चुकी है, परंतु इसी समय में क्योंकि क्रोक्सटेड वाला इशू खड़ा हो गया है तो अब क्रोक्सटेड उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस पर मिसेस लिंडेन नोरा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस आदमी के पास जाकर के एक बार मिलती हूँ। जब नोरा मना करती है तो मिसेस लिंडेन बताती है कि एक समय था जब ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था, तो तुम एक बार मुझे इसके पास जाकर के मिलने दो। मिसेस लिंडेन फिर इसके बाद निकल जाती है क्रोक्सटेड से मिलने के लिए। हेल्मर और डॉक्टर रैंक दोनों स्टडी से बाहर आते हैं और नोरा से मिसेस लिंडेन ने कहा है कि तुम बस इतनी कोशिश करना कि टॉरवोल्ड लेटर बॉक्स तक ना जा सके, क्योंकि क्रोक्सटेड ने जाते वक्त लेटर बॉक्स में अपना लेटर डाल दिया है और सारी बातें लिख दी है उसमें, तो वो ना डाले, लेटर बॉक्स ना निकाल पाए, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दे करके वो नोरा को गई है। तो नोरा इसके लिए क्या करती है, टेरेंटेला डांस वो अच्छा नहीं कर पा रही है, बेचैनी सी दिख रही है उसके डांस में। इस कारण से वो टॉरवोल्ड को रोक लेती है और कहती है कि तुम आज कुछ भी लेटर वगैरह नहीं देखोगे। और टॉरवोल्ड को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद वो क्रोक्सटेड के कारण कुछ परेशान है और इसलिए भी ऐसा कर रही है। तो इस तरीके से वो उसे डांस के लिए टॉरवोल्ड रुका रहता है और उस दिन वो कोई लेटर बॉक्स की ओर नहीं जाता। नेक्स्ट डे क्रिसमस पार्टी है, नोरा और हेल्मर को वहां जाना है। यहाँ पर मिसेस लिंडेन वापस आती हैं और बताती हैं कि क्रोक्सटेड उसके घर पर नहीं मिला है, तो क्रोक्सटेड के लिए वो मैसेज छोड़ करके आ गई हैं और नेक्स्ट डे वो उससे मिल लेगा। हालांकि नोरा अब सोच चुकी है कि जो भी होगा देखा जाएगा, और उसके मन में है कि एक चमत्कार होगा और चमत्कार ये होगा कि टॉरवोल्ड सब कुछ अपने ऊपर ले लेगा और नोरा को पूरी तरह से इस मामले से दूर कर देगा, क्योंकि नोरा ने सब कुछ टॉरवोल्ड के प्यार की खातिर ही तो किया है।
हालांकि आगे ऐसा कुछ होगा नहीं। एक्ट 3 के अंदर क्या होता है, मिसेस लिंडेन यहाँ पर क्रॉक्सटेड का इंतजार कर रही है। क्रॉक्सटेड आता है, मिसेस लिंडेन से मिलता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है और मिसेस लिंडेन क्रॉक्सटेड को इस बात के लिए तैयार कर लेती है वो नोरा के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा और साथ ही साथ में वो दोनों अपने पुराने रिश्ते को नए सिरे से शुरू शुरू करेंगे। एक्चुअल में क्रॉक्सटेड ही वो व्यक्ति था मिसेस लिंडेन प्रेम करती थी और माँ और दोनों भाइयों की देखभाल के लिए उसने किसी अमीर व्यक्ति से शादी कर ली थी, क्योंकि उस समय क्रॉक्सटेड का फ्यूचर इतना प्रॉमिसिंग नहीं था। हालांकि क्रॉक्सटेड का ये मानना है मिसेस लिंडेन उसका साथ देती तो शायद क्रॉक्सटेड इतना बुरा जीवन नहीं जी रहा होता जैसा कि उसका आज है, वो एक अच्छा व्यक्ति होता। जब मिसेस लिंडेन उसे वादा करती है कि वो उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर देगी, वो उससे शादी करना चाहती है, वो दोनों एक हो जाना चाहते हैं और साथ ही साथ में इस तरीके से मिसेस लिंडेन को परिवार मिल जाएगा और क्योंकि वो आजीविका भी कमा सकेगी तो इस तरीके से वो क्रॉक्सटेड को समझा लेती है। हालांकि एक पल के लिए क्रॉक्सटेड को शक होता है कि कहीं मिसेस लिंडेन ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कर रही कि अपनी दोस्त को बचाना चाहती है। इस पर मिसेस लिंडेन उसे एक बहुत बढ़िया कमेंट करती है कि जो व्यक्ति एक बार दूसरों के लिए अपने आप को दांव पर लगा देता है वो दोबारा अपने आप को ऐसे दूसरों के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। यहाँ पर हमें मिसेस लिंडेन का बिल्कुल मैच्योर और प्रैक्टिकल कैरेक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि आगे जब क्रॉक्सटेड कहता है कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं ये जो लेटर है वो वापस जाकर के मांग लेता हूँ हेल्मर से और अभी हम दोनों यहाँ से निकले वरना हेल्मर को शक हो जाएगा हम पर। और मिसेस लिंडेन तो रुकती है पर क्रॉक्सटेड चला जाता है और वादा करता है कि वो ये पत्र वापस मांग लेगा। हालांकि मिसेस लिंडेन उसे मना कर देती है कि मत वापस मांगो क्योंकि इस घर में मिसेस लिंडेन ने कई अटपटी चीजें देखी है कि नोरा टॉरवोल्ड से कई चीजें छुपा करके चलती है। इसका कारण वो ये बताती है कि टॉरवोल्ड को पसंद नहीं था कि नोरा अपने बचपन की अपने पास्ट की कोई भी बातें उससे करे। जब वो दोनों साथ में होते हैं तो टॉरवोल्ड को पूरी तरह से नोरा केवल उसके लिए चाहिए होती है, इसलिए वो टॉरवोल्ड के आगे कभी भी अपने बचपन की और पास्ट की बातें नहीं करती थी, वो ये सारी बातें डॉक्टर रैंक से करती थी। इसीलिए डॉक्टर रैंक को मिसेस लिंडेन के बारे में पता था पर टॉरवोल्ड को नहीं पता था। ये सारी बातें पहले ही मिसेस लिंडेन को पता चल चुकी है, तो मिसेस लिंडेन को ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा लुका छिपी सी हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है दोनों पति पत्नी के बीच में, तो उस होमली एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि ये जो गेम चल रहा है ना वो बंद हो और गेम बंद हो और साथ ही साथ में दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की परिस्थिति को समझे, एक दूसरे के साथ खड़े हो पाए, तो इसलिए मना कर देती है। हालांकि क्रॉक्सटेड कहता है ठीक है चलो ये लुका छिपी का गेम खत्म करने के लिए तुम्हें जो करना है करो, मैं ऐसा करता हूँ एक और लेटर डाल दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अब मिसेस लिंडेन यहाँ पर रुकी हुई है, इसी बीच में टॉरवोल्ड और नोरा आते हैं पार्टी में से। टॉरवोल्ड लगभग खींच करके ला रहा है नोरा को क्योंकि नोरा का पार्टी छोड़ने का मन नहीं है, उसका रीजन कहीं ना कहीं उसके मन का डर है। यहाँ पर मिसेस लिंडेन नोरा को देखती है और कहती है वो बहुत प्यारी लग रही है, और जब मिसेस लिंडेन से नोरा पूछती है चुपचाप कि क्या हुआ, क्रॉक्सटेड ने क्या कहा, तो मिसेस लिंडेन कहती है कि अपने पति को सब कुछ बता दो। तो मिसेस हेल्मर जो है नोरा, वो कहती है ठीक है अब मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, तुम जा सकती हो। मिसेस लिंडेन वापस से नोरा को समझाती है कि कोई भी बचकानापन मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी डर है कि कहीं नोरा कोई गलत कदम ना उठा ले आत्महत्या जैसा। नोरा ने पूरी तरह से सोच लिया है कि इसके पहले कि टॉरवोल्ड पत्र पड़ेगा वो घर से निकल जाएगी और नदी वदी में कूद जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। हालांकि इसी बीच में मिसेस लिंडेन निकलती है, डॉक्टर रैंक आ जाते हैं। डॉक्टर रैंक ने लेटर बॉक्स में अपना वो कार्ड डाल दिया जिस पर उसने क्रॉस लगाया है ब्लैक पेन से, और वो भी अपनी स्थिति क्लियर कर चुका है कि अब वो इस घर में नहीं आ पाएगा, तो पूरे घर को ढंग से निहारता है और उसके बाद चला जाता है। रैंक और नोरा से थोड़ी देर रैंक नोरा और टॉरवोल्ड से थोड़ी देर बात करता है और उसके बाद निकल जाता है। यहाँ के बाद हमें एक और जो चीज देखने को मिलती है कि नोरा टॉरवोल्ड से कहती है कि जाओ अब तुम अपने लेटर्स पढ़ लो, यानी कि अब टॉरवोल्ड के मामले में वो ये सोच चुकी है कि जो भी होगा ठीक है भाई, अब तो मुझे वो मिरेकल देखना है कि टॉरवोल्ड क्या करता है, टॉरवोल्ड किस हद तक जा सकता है मेरे लिए, मैंने तो इतना बड़ा रिस्क उठाया है लोन लेने का, अब टॉरवोल्ड मेरे लिए क्या रिस्क उठा सकता है। वो इस उम्मीद पर है क्योंकि वो टॉरवोल्ड को बहुत प्यार करती है। वो अपने रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है कि इतने में टॉरवोल्ड के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ से दोनों पति पत्नी का एक तरह से पूरा जो डिस्कशन है
लोन को लेकर के वो शुरू होता है, जिसमें कि कई रहस्य खुलते हैं। क्योंकि नोरा को टॉरवोल्ड अब चिल्ला-चिल्ला करके बात करने लगता है कि ये कैसी औरत है जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता रहा था। मैं इस औरत को प्यार कर रहा था, इसको मैंने अपने घर में रहने दिया, खाने को दिया, ये किया, वो किया। मैं इस औरत को पाल रहा था। वो पर्टिक्युलर ये शब्द यूज़ करता है, पेट वर्ड यूज़ करता है। एक हिपोक्रीट और झूठी औरत है जिसने कि फ़ोर्जरी की है और मैं भी फँस गया हूँ इसकी वज़ह से। अब तो मुझे उस क्रोक्सटेड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो जैसा चाहेगा वो मुझे नचाएगा। ये सारी चीज़ें सुन कर के नोरा बुरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि ये वही टॉरवोल्ड है क्या जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसके प्यार पर मुझे पूरी उम्मीद थी। नोरा कुछ नहीं बोलती। इतने में लेटर बॉक्स में फिर से कुछ हरकत होती है और यहाँ क्रोक्सटेड दूसरा पत्र डाल करके गया है। दूसरा लेटर देख करके जिसमें कि उसने लिखा है कि वो कोई कदम नहीं उठाएगा उनके खिलाफ। टॉरवोल्ड खुश हो जाता है और कहता है मैं बच गया, आई एम सेव्ड। ये वर्ड्स भी नोरा को बहुत हर्ट करते हैं। अब जैसे ही वो बच गया उसके बाद वो नोरा से कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया नोरा, तुम सब भूल जाओ जो भी हुआ। और फिर से नोरा उसकी स्काईलार्क हो जाती है, इस पे लिटिल स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाती है। साथ ही साथ में वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, अब तो तुम्हारी और केयर करनी पड़ेगी। तुम बहुत छोटी हो, बचपना है तुम में कि तुम समझ नहीं पाती हो कि कौन से डिसीजन कैसे लेने हैं। इसी कारण से तुम्हारे अनुभवहीन होने के कारण तुमसे ये गलती हो गई। यानी कि इतनी देर से जो वो कुछ भी बोल रहा था, पिता पर आरोप लगा रहा था कि तुम्हारे पिता वाले ही जो केयरलेस गुण है वो तुम में आ गए हैं। तुम्हारे पिता भी बड़ी-बड़ी बातें करते थे, तुम भी फालतू की बातें कर रही हो। जब नोरा ने उससे कहा कि भई मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो नोरा से हेल्मर ये नहीं कहता कि क्यों मरोगे, हम दोनों सामना करेंगे। बल्कि वो कहता है तुम्हारे मरने से क्या फ़ायदा होगा? लोग मुझ पर और आरोप लगाएँगे। यानी कि वो बहुत ज़्यादा बोल जाता है उससे। आप टॉरवोल्ड से वो कहती है कि तुम अपने लेटर्स और अपना काम करो, मैं रूम में जा रही हूँ। तो वो सोचता है कि नोरा थकी हुई है इसलिए लेटेगी अब। तो वो कहता है हाँ, हाँ ठीक है, तुमने 2-3 दिन बहुत तनाव में निकाले, चलो चल जाओ तुम तुम्हारे रूम में। पर नोरा थोड़ी देर बाद ही रूम में से बाहर निकलती है अपनी एवरीडे ड्रेस में। जब टॉरवोल्ड कहता है ये क्या तुमने कपड़े नहीं चेंज किए? तो वो कहती है कि हाँ टॉरवोल्ड ये घर की चाबियाँ और मैं घर छोड़ कर के जा रही हूँ। और ऐना मुझसे अच्छे से बच्चों को सँभाल सकती है क्योंकि अभी हाल ही तुमने कहा कि मैं तो बच्चों की केयर करने के लायक हूँ ही नहीं, तुम मुझ पर बच्चों के मामले में भी विश्वास नहीं करोगे। तो इन सब से टॉरवोल्ड शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? तुम हीट ऑफ द मोमेंट ये बातें कर रही हो, तो ऐसा मत करो। और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, तो नोरा उसे कहती है कि नहीं, मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। तुम खुद देखो कि आज हम दोनों आमने-सामने बैठे हैं और आमने-सामने बैठ कर के एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं। और बातें कैसे कर रहे हैं एज़ मैन एंड वाइफ। इन 8 सालों में हमारा घर कुछ भी नहीं था, एक प्ले रूम था। वो बहुत अच्छा कंपैरिज़न देती है कि मेरे पापा के घर में जो था वो मैं वो चीज़ें करती थी जो पापा को पसंद थी, उन पसंद-नापसंद को ही स्वीकार करती थी, जो उनको पसंद थी। अगर कोई चीज़ से मैं सहमत नहीं भी होती तो उनके सामने मैं सहमति जताती। और अ, फिर उनकी डॉल की तरह वो मेरे साथ खेलते और बदले में मैं अपनी डॉल्स के साथ खेलती। ये पापा के घर में मेरी लाइफ़ थी। और वही चीज़ यहाँ तुम्हारे घर में आई तो मैं तुम्हारी डॉल बन गई। तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुमने जो चाहा मैंने वो पसंद किया। अपनी पसंद तुम्हारे आगे कभी एक्सप्रेस नहीं की और तुम मुझे अपनी डॉल वाइफ की तरह ट्रीट करते रहे और बदले में बच्चे मेरी डॉल्स बन गए। इससे ज़्यादा हमारा घर कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से जब वो कहती है तो टॉरवोल्ड कहता है थोड़ी सीरियस बात है पर काफ़ी कुछ सच कह रही हो तुम और हम इम्प्रूव करेंगे। तो इस पर नोरा कहती है कि नहीं-नहीं कोई इम्प्रूव नहीं करेंगे। इम्प्रूवमेंट तभी आ सकता है जब तुमसे तुम्हारी डॉल छीन ली जाए। तो अब तो मैं तुम्हें छोड़ कर के जाऊँगी। टॉरवोल्ड कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वो उसे रिलीजन, सोसाइटी कई चीज़ों के की दुहाई देता है और कहता है कि भई ऐसा मत करो, तुम समाज की सब चीज़ों की तो सोचो, ऐसे कैसे निकल रही हो तुम घर छोड़ कर के। इस पर नोरा कहती है कि मैं कोई समाज को नहीं जानती या किसी भी और कर्तव्य को एक पत्नी के रूप में या समाज के व्यक्ति के रूप में नहीं जानती। ना मैं बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य को जानती हूँ। मुझे तो ये पता है कि मेरा सबसे पहले जो कर्तव्य है वो एज़ एन इंडिविजुअल अपने प्रति है। कि मैं इंडिविजुअल के तौर पर अपने व्यक्तित्व, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूँ। और अगर मुझे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं एक्सपीरियंस तब कर पाऊँगी जब मैं निकलूँगी यहाँ से। तो अब मैं तुम्हें छोड़ कर के जाऊँगी, मैंने ये सोच लिया है।
और वो जाते जाते टॉरवोल्ड को अपनी रिंग देती है कि हमारी मेरीज रिंग, तुम मुझे मेरी वापस कर दो और ये तुम्हारी रिंग। इस तरीके से रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों। जब टॉरवोल्ड कहता है अब ये भी करोगे, तो वो कहती है बिल्कुल। तो कि क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या तुम अब मुझे प्यार नहीं करती? इन सब का मतलब तो यही हुआ कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। तो नोरा उससे कहती है बिल्कुल, मैं तुमसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करती। ये प्यार कब खत्म हुआ? जब टॉरवोल्ड पूछता है उससे, तो वो कहती है कि उसी क्षण खत्म हो गया जब तुमने, मैं जो मिरेकल उम्मीद कर रही थी वो मिरेकल नहीं हुआ। तुमने केवल खुद की चिंता की। तुमने ये बताया कि तुम कितने स्वार्थी व्यक्ति हो। तुमने कहा आई एम सेव्ड। तुमने कहा मैं तो फंस गया, मुझे क्रोक्सटेड के आगे झुकना पड़ेगा, क्रोक्सटेड की बातें माननी पड़ेगी। जबकि मैं तो सोच रही थी कि तुम क्रोक्सटेड के सामने डट करके खड़े हो जाओगे और उसे ये कहोगे कि देखो तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो तुम्हारा सामना करने को तैयार हूँ और मेरी पत्नी पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने ऊपर ले लूंगा। कुछ इस तरीके की उम्मीद मैं कर रही थी। जब टॉरवोल्ड उससे कहता है कि एक आदमी दिन रात अपनी पत्नी के लिए मेहनत कर सकता है और अपनी हर चीज कुर्बान कर सकता है और उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता है, पर कोई भी आदमी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाएगा अपनी पत्नी के लिए। इस पर नोरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट करती है कि नहीं लगाएगा ठीक है, परंतु लाखों औरतों ने अपने पति के लिए अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक को दांव पर लगाया है, तो क्यों नहीं कर सकता पति? यहाँ पर हमें पूरी तरह से जो इब्सन जिस इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं वो मुखर होता हुआ दिखता है, स्ट्रोंगली हमारे सामने आता है कि अब नोरा पूरी तरह से डट गई है कि उस एज एन इंडिविजुअल उसे अपने आप को ढूंढना है। नोरा उससे कहती है कि कल, आज की रात में क्रिस्टीन के घर पर रुक जाऊंगी। क्रिस्टीन मिसेस लिंडेन, क्रिस्टीन के घर पर रुकूंगी। कल क्रिस्टीन आ जाएगी और यहाँ से मेरा सामान ले जाएगी। यहाँ से कल सुबह मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, जो कि कभी मेरा घर हुआ करता था, क्योंकि वहां पर मुझे काम ढूंढने को आसानी होगी। टॉरवोल्ड उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती। तब सबसे मीन एक तरह से कमेंट जो टॉरवोल्ड का आता है वो ये कि अगर तुम यहाँ पर मेरी पत्नी के रूप में नहीं रह सकती तो चलो हम भाई बहन की तरह रह लेते हैं। ये कमेंट सबसे बेकार कमेंट है। एक तरह से एज अ हस्बैंड वो अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट कर रहा है चलो भाई बहन की तरह रह लेते हैं। यहाँ पर हमें टॉरवोल्ड का सेल्फिश नेचर पूरी तरह से, एक तरह से हमें चिढ़ सी आती है, हमें उस पर हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि क्या आदमी है ये। तो जहाँ स्टार्टिंग में हम क्रोक्सटेड को एक नेगेटिव कैरेक्टर मान रहे थे, वहीं नेगेटिव शेड अब टॉरवोल्ड के कैरेक्टर पर आ गई है। टॉरवोल्ड उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती और कहती है कि मैं अजनबियों के यहाँ पर नहीं रहती। ये कह करके वो निकल जाती है और दरवाजा आधा खुला हुआ है। आधा खुला हुआ दरवाजा इस बात की एक्सपेक्टेशन देता है कि शायद कुछ होप है फ्यूचर में। हालांकि अभी तो नोरा चली गई है और टॉरवोल्ड हताश होकर के कुर्सी पर बैठा रह जाता है और वो उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से एक मिरेकल की नोरा उम्मीद कर रही थी, कुछ उसी प्रकार का मिरेकल टॉरवोल्ड अब उम्मीद कर रहा है कि शायद कोई मिरेकल होगा कि उसकी नोरा उसके पास वापस लौट आएगी। इस तरीके से हमारा ड्रामा कंप्लीट होता है और हमें हर कैरेक्टर की एट द एंड आते आते 5 दिन 6 दिन की पूरी घटनाक्रम है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो एक तरह से ऑफ स्टेज हो गया है। बस अब तो उसके परिणाम हमारे सामने रखे गए हैं कि उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या सिचुएशन हमारी प्रोटेगनिस्ट नोरा फेस करती है। हेनरी गिब्सन, उनका ये कहना था, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई वांट टू पुट द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या हमारी किसी आर्थिक व्यवस्था की हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो। मैं उन समस्याओं को हम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ना कि एक प्लेराइट के तौर पर महिलाओं की समस्या को आपके सामने रख रहा हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये समस्या हमारे समाज में है जिनका एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। महिलाओं को कुछ अधिकार मिलने चाहिए। वो अधिकार तभी मिलेंगे जबकि हम उनके प्रति जागरूक होंगे। तो इस तरीके से वो अपने ड्रामा को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।